बिल्कुल नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, अब आ रही है मेरी आवाज? यस सर। एक बार यस सर। रिप्लाई बिल्कुल क्लियर आ रही है? यस सर। ओके, नहीं। आप लोग अपने माइक्रोफोन ऑफ कर जी दीजिए। सर। मैं अभी ओके। तो हम बात कर रहे थे संपूर्ण अर्थ की, जिस पर कि वेजिटेशन जो वनस्पति है वो कहाँ कहाँ कौन कौन सी मिलती है। ध्यान से समझिएगा, मैंने इसके साथ जो आपकी जो पीडीएफ डाली नोट्स की, इसके साथ में मैप का इस्तेमाल किया ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए। देखिए, सबसे पहले आता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। इसको हम पढ़ते बाद में, पहले इसके मैप में इसकी लोकेशन देखते हैं, ठीक है। कि उष्ण कटिबंध जो हम बात करते हैं, ट्रॉपिकल जोन की बात करते हैं, वो कहाँ से कहाँ है। आपको
मैं पॉइंटर से इंडिकेट करता हूँ कि ये 10 डिग्री नॉर्थ लिखा हुआ है लैटिट्यूड, और ये 10 डिग्री साउथ लिखा हुआ है लैटिट्यूड। इन दोनों रीजन्स के बीच में जो है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं। ये मैंने पेन से इंडिकेट कर रखा है। ये कहाँ कहाँ मिलेंगे? ये दक्षिणी अमेरिका में मिलेंगे, ये आपको जो कांगो बेसिन अफ्रीका में वहाँ मिलेंगे, और इंडोनेशिया वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, ये 3 रीजन जो है किसके अंतर्गत आते हैं? ये उष्ण कटिबंध ट्रॉपिकल जोन के अंदर आते हैं। ये मैप से आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब उसके बाद हम हमारा पीडीएफ पे चलते हैं। हाँ जी, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन की हम बात कर रहे थे, यानी कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। तो ये उष्ण जो कटिबंधीय सदाबहार वनों का जो विस्तार था, अभी हमने मैप में भी देखा कि 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ जो लैटिट्यूड से अक्षांश उनके बीच में है। और कहाँ कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में, जहाँ पर अमेजन नदी बहती है, ब्राजील में, वेनेजुएला में, तो वहां पर है ये। ठीक है, उसके बाद अफ्रीका की बात करें तो वो कांगो बेसिन था जो मैंने इंडिकेट कर रखा था वो। ठीक है, उसके अलावा इंडोनेशिया का जो सुमात्रा बोर्नियो द्वीप है उसकी बात करते हैं, और मलेशिया। ये कुछ क्षेत्र है जहां पर ये इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। अब इस वनस्पति की खास बात क्या होती है कि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत अधिक रहता है। तो यहाँ पर प्रतिदिन दोपहर बाद वर्षा होती है। यहाँ पर शीतकाल नहीं होता है, केवल ग्रीष्म ऋतु होती है पूरे 12 महीने। ठीक है, क्योंकि सूर्य बिल्कुल सीधा चमकता है यहाँ पर। तो इसी जो प्रदेश की जलवायु है, जो क्लाइमेट है, उसको विषुवत रेखीय जलवायु कहा जाता है इसे। ठीक है, अब यहाँ की हम बात करें कि औसत वार्षिक वर्षा, यानी कि यहाँ पर जो रेनफॉल है एवरेज जो है ईयरली, वो है 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है। यहाँ पर आप सोचिए 200 सेंटीमीटर ईयरली रेनफॉल जो है एवरेज, इससे ऊपर जाता है, इसका मतलब यहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है, यानी कि अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है। और जो टेम्परेचर की हम बात करते हैं कि वो पूरे साल 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। 20 डिग्री सेल्सियस मतलब है कि यहाँ पर शीत ऋतु कभी पड़ती ही नहीं है। 20 डिग्री से हमेशा ऊपर रहने का मतलब है कि यहाँ पर हमेशा ग्रीष्म ऋतु रहती है। फिर उसके बाद में हम इसमें आगे बढ़ते हैं, तो वनों के अत्यधिक सघन होने के कारण सूर्य किरणें पेड़ों के नीचे धरातल तक नहीं पहुंची। देखिए यहाँ के जो वन है, जो पेड़ है, वो अत्यधिक मात्रा में वर्षा और अत्यधिक मात्रा में इनको सूर्य की रोशनी प्राप्त होने की वजह से इनकी ऊंचाई काफी होती है। लगभग आप इसको ये मान के चलिए कि 150 फुट, यानी कि 55 से 60 जो मीटर की ऊंचाई इनकी लगभग होती है। 55-60 मीटर काफी ऊंचा होता है, तो इतनी जो ऊंचाई इनकी होती है। अब हम किसी भी जो वनस्पति रीजन की बात करते हैं, उस वनस्पति रीजन में आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखना होगा कि हमें सबसे पहले उसके अंदर हम टेम्परेचर को देखते हैं। क्लाइमेटिक रीजन में हम वहाँ पर टेम्परेचर को जो टेम्परेचर उसको देखते हैं, हम वहाँ के रेनफॉल जो वर्षा को देखते हैं। ठीक है, वहाँ की हम ह्यूमिडिटी को देखते हैं, वहाँ पे कौन से पेड़ जो है उगते हैं उनके नाम आपको ध्यान होने चाहिए, और वहाँ की जो हम बात करें कि उन पेड़ों की क्या विशेषताएं होती है। और फिर उसमें सबसे आखिरी में कि ये जो पेड़ जो जलवायु है, वनस्पति जो हम बात करते हैं, ये किन किन क्षेत्रों में, विश्व के किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है। ये 4-5 पॉइंट्स जो आपको हमेशा ध्यान होने चाहिए जब भी आप किसी प्राकृतिक वेजिटेशन की बात करते हो, क्लाइमेटिक रीजन्स की बात करते हो, या फिर आप किसी लोकेशन की, किसी जो कंट्री की बात करते हो। ठीक है, तो इसमें अब हम बात करते हैं इसमें जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, इसमें कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं। देखिए इसके अंदर आबनूस, आयरनवुड, रोजवुड, ताड़, महोगनी, रबड़, शीशा, जो पारानट, आयल पॉम, ये जो है वृक्ष है, ये नाम है वृक्षों की, सारे वृक्ष जो है इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब इन वृक्षों की विशेषताएं क्या क्या है कि सबसे पहली चीज मैंने कल भी बताया था आपको कि जो उष्ण कटिबंध में जो वन होंगे, जो वेजिटेशन होगी, उस वेजिटेशन की लकड़ी कठोर होगी, जबकि जो शीत कटिबंध में फिक्स्ड जोन में जो या टेम्परेट रीजन में जो पेड़ होंगे, उन पेड़ों की लकड़ी जो है कोमल होगी। ये दोनों बेसिक अंतर है। उसके बाद हम उष्ण कटिबंध ट्रॉपिकल रीजन की जो वनों की बात करें तो वो क्या है, वो सघन रूप में यानी कि घने पाए जाते हैं, पास पास पाए जाते हैं। फिर हम बात करें कि इसमें आगे तो विभिन्न प्रजातियों के जो पेड़ है, वृक्ष है, वो एक साथ पाए जाते हैं। इनकी जैव विविधता अधिक मात्रा में है कि अनेक प्रजातियों के पेड़ पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा जैव विविधता इसी क्षेत्र में मिलती है, कारण उसका वर्षा अधिक होती है, टेम्परेचर अच्छा मिलता है। फिर इसमें बात करते हैं कि इन वृक्षों की जो हम लंबाई की बात करते हैं, ऊंचाई की बात करते हैं, वो है साहब 55 मीटर की ऊंचाई। 55 मीटर ऊंचाई काफी होती है, लगभग फीट में देखा जाए तो 150 फीट के आसपास होती है। ठीक है,
उसके बाद हम बात करें कि ये जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं इनके नीचे छोटे छोटे वृक्ष भी उग जाते हैं, छोटी छोटी लताएं जो वो भी उग जाती है। ठीक है, उष्ण कटिबंध वाले जो वृक्ष होते हैं उन वृक्षों की खास बात है कि उनकी जो पत्तियां हैं वो चौड़ी होती है, जबकि हम शीत कटिबंध वाले जो पेड़ों की बात करते हैं यानी कि फिश जोन वालों की, तो उनकी पत्तियां छोटी और नुकीली होती है। दोनों में ये भी एक बेसिक अंतर है। उसके बाद हम बात करते हैं कि वनों की ऊंचाई के आधार पर इनके कई स्तर पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे पेड़ ही 150 फीट ऊंचे होते हैं, कुछ 150 फीट है, कुछ फिर 100 फीट है, कुछ 50 फीट है। तो वनों के स्तर पाए जाते हैं कि कोई एक वन है तो वो इस ऊंचाई का है, फिर उससे अगला है वो अलग ऊंचाई का है, इस तरीके से। तो अलग अलग ये ऊंचाई के आधार पर नापे जाते हैं। तो ये आपने जो चित्र देखा, इस चित्र को ध्यान से देख लीजिए मैप को, कि इसमें मैंने ट्रॉपिकल रीजन उष्ण कटिबंध लिखा है, ऊपर इसके ऊपर लिखा भी है ट्रॉपिकल एवरग्रीन। मैं पॉइंटर से शो करता हूँ इसको, ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट लिखा हुआ है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। अब हम इसमें बात करते हैं कि ये 3 रीजन्स मैंने बनाए, एक तो अमेजन बेसिन वाला जिसमें ब्राजील, वेनेजुएला, इक्वेडोर, ये जो पॉइंट आउट कर रहा हूँ ये वाला क्षेत्र। एक हम कांगो बेसिन की बात करते हैं जो कि अफ्रीका में है, मध्य अफ्रीका में, यहाँ पे कांगो नदी बहती है, तो उसका जो बेसिन है यानी कि उसके आसपास का जो क्षेत्र है, जो ड्रेनेज सिस्टम है, वहां पे ये वन सारे मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं ओवरऑल इंडोनेशिया की, इंडोनेशिया में मलेशिया आ गया, बोर्निया आ गया, जकार्ता आ गया, ये सारे क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच में। ठीक है, तो ये था हमारा पहला जो हम बात कर रहे थे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों की। उसके बाद हम दूसरी बात करते हैं मानसूनी पतझड़ वन। ठीक है, मानसूनी पतझड़ वन को एक बार पहले हम डायग्राम में देखते हैं, फिर उसके बाद में इसकी डिटेल पढ़ते हैं। ये है साहब मानसूनी जो है डेसिडियस फॉरेस्ट यानी कि मानसूनी पतझड़ वन, इसको भी मैंने इंडिकेट किया है। देखिए ये जो मानसूनी पतझड़ वन का जो रीजन है ये है 12 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री नॉर्थ लिखा हुआ है। मैं पॉइंटर से इसको आपको दिखाता हूँ, ये देखिए 12 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री नॉर्थ, और नीचे दक्षिण की बात करें तो 12 डिग्री साउथ से 25 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में है ये, जिसके अंदर ये सारे रीजन्स जो मैंने मार्क कर रखे हैं ये मानसूनी पतझड़ वन में आते हैं, जिसमें भारत आता है। भारत के अलावा आप इधर जो वियतनाम, लाओस, कंबोडिया वाला दक्षिणी हिंद चीन प्रायद्वीप की बात करते हैं वो आता है। ठीक है, हम इसके अंदर अफ्रीका का पूर्वी तटीय भाग आता है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के आसपास वाला, और फिर इसके बाद हम बात करते हैं ब्राजील का दक्षिणी भाग इसके अंतर्गत आता है, मैक्सिको का दक्षिणी भाग इसके अंतर्गत आता है, और ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग इसके अंतर्गत आता है। ये है पतझड़ी वनों वाला क्षेत्र। अब पतझड़ी वनों वाला क्षेत्र इस वजह से क्योंकि यहाँ पर मानसून सक्रिय इन क्षेत्रों में, और मानसून की वजह से यहाँ पर जो वर्षा होती है उस वर्षा के फलस्वरूप यहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं वो मानसूनी पतझड़ वन है। और इन मानसूनी पतझड़ वनों की एक विशेषता होती है कि ये वर्ष में एक बार अपने पत्ते जरूर गिराते हैं। अब हम इसकी थ्योरी भी चलते हैं। देखिए मानसूनी पतझड़ वन में जो मानसूनी वन क्षेत्र का जो विस्तार है वो 12 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांशों के मध्य, यानी कि जो 12 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री नॉर्थ और 12 डिग्री साउथ से 25 डिग्री साउथ के बीच में जो अक्षांश है, जो लैटिट्यूड है, उनके बीच में इसका विस्तार है। अब इसके अंदर देखिए कौन कौन से जो क्षेत्र आते हैं, पश्चिमी द्वीप समूह यानी कि अमेरिका के बीच वाला भाग जिसकी हम बात कर रहे थे वो, फिर भारत इसके अंतर्गत आता है, दक्षिण पूर्वी एशिया का जो इंडोनेशिया, मलेशिया और अफ्रीका का जो कुछ भाग है वो भी इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया का अभी हमने देखा वो इसके अंतर्गत आता है। फिर हम बात करते हैं दक्षिणी ब्राजील की, वो भी इसके अंतर्गत आता है। दक्षिणी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि मैक्सिको वाला प्रदेश, फिर है फार्मूसा दक्षिणी चीन आदि देशों में पाया जाता है। फार्मूसा दक्षिणी चीन के पास में मिलेंगे ये क्षेत्र, तो वहां का है। तो इन क्षेत्र में जो है वर्षा जो है मानसूनी पवनों द्वारा होती है, और इसका जो टेम्परेचर की बात करें तो वो ग्रीष्म काल में औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस होता है, तथा जो शीतकाल की बात करें हम सर्दी की तो वो रहता है 10 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं वर्षा का वार्षिक औसत की बात करते हैं, तो वर्षा का जो वार्षिक औसत है वो 150 सेंटीमीटर। जो हमने उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षावन पढ़े थे उसमें 200 सेंटीमीटर से अधिक था, जो वार्षिक औसत था, यहाँ पर कितना है 150 सेंटीमीटर। तो इस क्षेत्र के जो वन है वो सर्दियों की ऋतु में क्या करते हैं, अपने पत्ते गिरा देते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, पतझड़ या पर्णपाती वन कहते हैं। ठीक है, अब इस मानसूनी क्षेत्र में कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, वो है आपके सागवान, साल, बरगद, पीपल, गूलर, शीशम, आम, महुआ, जामुन, नीम, मैंग्रोव,
यूकेलिप्टस, पलास, सैमल आदि ये सारे वृक्ष जो है इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ पर दो वृक्षों की मैं बात करना चाहूंगा। एक तो महुआ, जो महुआ जो पेड़ है ये हमारे एमपी में बहुत अत्यधिक मात्रा में होता है, और महुआ जो पेड़ है इसकी शराब बनाई जाती है साहब। और एक दूसरा मैं बात करूंगा मैंग्रोव वन की, जो आपने हम बात कर रहे थे डेल्टाई प्रदेश की, कि भारत के जो गुजरात का डेल्टाई प्रदेश है या बंगाल का जो डेल्टाई प्रदेश है, उन दोनों डेल्टाई प्रदेशों में सुंदरी नाम का जो है वृक्ष उगता है, जिन्हें कि मैंग्रोव वन कहा जाता है। उन वनों को क्या कहा जाता है? मैंग्रोव वन कहा जाता है। यूकेलिप्टस जो वृक्ष है वो ऑस्ट्रेलिया में होता है ज्यादातर, और ये बाकी के जो पेड़ों के आप नाम सुने होंगे कि ये। अब इन वृक्षों की खास बात है कि इनकी जो औसत ऊंचाई वो 30 मीटर होती है। वहां पर जो थी हम सदाबहार वनों की बात कर रहे थे, वहां पर लगभग 55 मीटर थी, यहाँ पर कितनी है? लगभग 30 मीटर। ठीक है, ये आपने इसका चित्र देखा, आपको समझ में आ गई होगी सारी चीज, इजीली समझ में आएगी चित्रों के द्वारा आपको, इसलिए मैंने ये जो है मैप वाले सारे पोर्शन इसमें डाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम तीसरा बात करते हैं साहब उष्ण कटिबंधीय सवाना वनस्पति, कि हमारा जोन कौन सा है? ट्रॉपिकल जोन ही है, लेकिन उसमें जो वेजिटेशन है वो कौन सी मिलेगी? वो मिलेगी सवाना। सवाना वनस्पति की खास बात है कि ये जो वनस्पति है ये तकरीबन 3 से 3.5 मीटर लंबी होती है, घास होती है, लेकिन 3 से 3.5 मीटर लंबी घास होती है। और यहाँ पर इस सवाना वनस्पति के क्षेत्र में पेड़ों का अभाव होता है, इनके पेड़ बहुत कम उगते हैं, केवल एक घास ही उगती है, इसलिए यहाँ पर इन क्षेत्रों में पशु चारण अत्यधिक होता है। यदि इस घास के बीच में कहीं कहीं पेड़ उगाते हैं तो दूर से देखने पर एक पार्क की तरह नजर आते हैं, इसलिए इनको पार्क लैंड भी कहा जाता है। पहले हम इसका डायग्राम देखते हैं, उसके बाद इसकी बात करते हैं। ये साहब उष्ण कटिबंधीय सवाना वनस्पति जो कि हम बात कर रहे थे, ये हमें जो वेजिटेशन मिलेगी, ये मैं आपको पॉइंट करता हूं कि ये मिलेगी हमें 8 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और 8 डिग्री जो दक्षिणी से 30 डिग्री दक्षिणी जो अक्षांश, इनके बीच में। ठीक है, ये जो लैटिट्यूड से इनके बीच में ये हम वनस्पति मिलेगी सवाना वनस्पति। इसमें ध्यान से देखिए कि सवाना वनस्पति अफ्रीका में ज्यादातर है। ठीक है, अफ्रीका का जो उत्तरी भाग कह सकते हैं और दक्षिणी भाग दोनों में है। भारत में भी ये वनस्पति पाई जाती है। इधर आप दक्षिणी हिंदी चीन की बात करें वहां मिलती है। सवाना वनस्पति ऑस्ट्रेलिया में भी है, इधर ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पराग्वे यहाँ भी है, मैक्सिको में है कुछ भाग। तो ये वाला जो क्षेत्र है इसमें सवाना वनस्पति मिलती है। ठीक है, अब हम वापस इसकी थ्योरी भी चलते हैं। उष्ण कटिबंधीय सवाना वनस्पति, तो सवाना वनों का जो विस्तार है वो दोनों गोलार्धों में 8 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। ठीक है, ये हमारा लैटिट्यूड्स का हो गया कि साथ कौन से लैटिट्यूड्स के बीच में सवाना वनस्पति पाई जाती है। उसके बाद हम इस सवाना का जो बेसिक अर्थ है, सवाना एक जो बेसिक और अफ्रीकन वर्ड है उसका जो मीनिंग है वो है घास का मैदान। सवाना वर्ड जो है सूडान से। देखिए, सवाना जो घास सबसे पहले पता लगा था वो दक्षिणी सूडान में पता लगी थी घास, तो इसको सवाना कहा गया। और फिर इसका जो नाम था वो, इसका अर्थ था वो था घास का मैदान। वहां पर इस वर्ड का मीनिंग होता है घास का मैदान, इसलिए इसको सवाना कहा गया। जो सवाना घास के मैदानों को विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब इनकी देखिए घास एक ही है, लेकिन क्षेत्र के हिसाब से वहाँ की जो लोकल लोग हैं वो इसको अलग अलग नामों से पुकारते हैं। जैसे हम ब्राजील के पठार की बात करते हैं तो इसे वहां पर कंपोज कहा जाता है। ठीक है, ब्राजील के अंदर इसको कंपोज आता है। ब्राजील के पास में ओरिनिको घाटी है, वेनेजुएला के पास में, इक्वेडोर के पास में वहाँ पे ओरिनिको नदी है, उसकी घाटी है, वहां पर इसे लानोज कहा जाता है। और उत्तरी पूर्वी ब्राजील में पाए जाने वाले घास क्षेत्र को कटिंगा कहा जाता है, लेकिन नाम अलग अलग है, चीज वही है। फिर हम अफ्रीका महाद्वीप में जो बात करें तो सूडान व इसके आसपास के क्षेत्र में इसे क्या कहा जाता है? सवाना के नाम से जाना जाता है, सूडान के आसपास वाले क्षेत्र में। ठीक है, इसके बाद हम बात करें, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस प्रदेश में ग्रीष्म काल में जो है औसत तापमान की बात करते हैं वो रहता है 32 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो औसत तापमान की बात करें वो ग्रीष्म काल में 32 डिग्री सेल्सियस, और शीतकाल में हम बात करें तो 18 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर इस क्षेत्र में रहता है। क्योंकि ये उष्ण कटिबंध में आता है इसलिए टेम्परेचर लगभग हमें इतना ही मिलेगा, 18-20 के आसपास न्यूनतम मिलेगा और 32-33 के ऊपर हाईएस्ट मिलेगा, एवरेज हम बात करते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसकी वर्षा की बात करते हैं तो वर्षा जो है केवल ग्रीष्म ऋतु में होती है, शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती है। क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर क्या है, मानसून प्रभावित रहता है। इस क्षेत्र में मानसून जो है
वर्षा करता है, इस वजह से ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है। और वार्षिक जो वर्षा का औसत की हम बात करें वो है 75 से 150 सेंटीमीटर की, मतलब 75 भी हो सकती है, 150 इन दोनों के बीच में, जैसे 120 हो गई, 130 हो गई, तो ये ऊपर नीचे चलता रहता है, ये एवरेज इसका चलता है वार्षिक वर्षा का। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि इस क्षेत्र में अभी जैसे कि मैंने कहा कि केवल सवाना घास ही उगती है, घास के अलावा और वनस्पति बहुत कम उगती है। अब ये वनस्पति इसके अलावा और कुछ मात्रा में पेड़ जरूर उग जाते हैं जिनको कि हम फिर पार्कलैंड कहते हैं। तो इसका विस्तार कहाँ कहाँ है सवाना वनस्पति का? अफ्रीका में है, दक्षिण अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, सवाना घास की जो लंबाई की जो मैंने बात की थी वो अभी बताया था आपको 3 मीटर तक होती है, लगभग 3 से 3.5 मीटर। अब ये सवाना घास जो है 3 किस्में पाई जाती है इसके अंदर, नाम ध्यान रखने हैं आपको। एक होता है सवाना जंगल, ठीक है, तो सवाना जंगल वाली जो घास है इसमें वनस्पति की जो घास है उसके साथ में पेड़ पौधे भी अधिक पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं पार्क सवाना या सवाना उद्यान यानी कि पार्कलैंड। तो हम इसे कहेंगे कि जिस क्षेत्र में जो पेड़ों की मात्रा कम होती है, घास अधिक पाई जाती है, ऐसे क्षेत्रों को जो है सवाना उद्यान या पार्कलैंड कहा जाता है। ठीक है, ऐसे पार्कलैंड अफ्रीका में बहुत मिलते हैं, सवाना के प्रदेश में मिलेंगे, सूडान के प्रदेश में या दक्षिण अफ्रीका में, वहां मिलेंगे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सवाना झाड़ियों। तो सवाना झाड़ियों की बात करते हैं तो जिन प्रदेशों में घास कम होती है और झाड़ियां ज्यादा होती है, कि जहाँ पर वर्षा कम होती है वहाँ झाड़ियां उगती है, तो उन प्रदेशों में सवाना झाड़ियां ही उगती है। अब ये जो सवाना घास है, ब्राजील में भी इसके 4-5 नाम है, वो नाम ध्यान रखने हैं बस आपको, बाकी इसमें और कुछ खास नहीं है। तो ब्राजील में जो सवाना घास है ये 5 प्रकार की इसके नाम है। पहला है सवाना सेराडो, ठीक है, इसकी ऊंचाई तकरीबन 10 से 12 मीटर होती है, यानी कि हमारे यहाँ का एक पेड़ और वहाँ की घास। फिर उसके बाद दूसरा आता है कैंपो सेराडो, तीसरी आती है कैंपो स्वाजो सवाना, फिर चौथी आती है कैंपो लिंको, और लास्ट में पांचवी पेंटेनल घास। ये 5 घास के प्रकार है वहाँ पे ब्राजील के अंदर। तो ये आपने इसके अंतर्गत चित्र के अंदर देखा, ये सवाना घास का ये हमने चित्र देखा। तो इस लोकेशन को ध्यान से देखिए कि मैं पॉइंट आउट करता हूँ वापस से कि दक्षिण अमेरिका की हमने बात करी, ठीक है, अफ्रीका की हमने बात करी, ठीक है, हमने फिर ऑस्ट्रेलिया की बात करी, कुछ क्षेत्र जो भारत का और दक्षिणी हिंद चीन प्रायद्वीप का है, ठीक है, इन क्षेत्रों में सवाना घास उगती है। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगली जो घास आपकी भूमध्य सागरीय वनस्पति। भूमध्य सागरीय वनस्पति का पहले डायग्राम देखते हैं हम। यह सब भूमध्य सागरीय वनस्पति आपकी। भूमध्य सागरीय वनस्पति की एक खास बात है कि इसको भूमध्य सागरीय वनस्पति यानी कि भूमध्य सागरीय वेजिटेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये देखिए मैं पॉइंट कर रहा हूँ कि ये है आपके भूमध्य सागर, ठीक है, जो यूरोप और अफ्रीका के बीच में है। तो ये यहाँ पर जिस क्लाइमेटिक रीजन में है उसी के नाम पर इसका नाम पड़ गया भूमध्य सागरीय यानी कि मेडिटेरियन वेजिटेशन, इसी के नाम पर इसका नाम पड़ चुका है ये। तो 30 से 40 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश यानी कि 30 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ जो है हम लैटिट्यूड की बात करें वो। उसके बाद हम साउथ में इसका बहुत कम भाग है, क्योंकि जो हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं साउथ रीजन की, वहां पर जो है लैंड कम है, कुछ भाग ऑस्ट्रेलिया का आता है और कुछ भाग दक्षिणी अमेरिका का आता है। तो ये सारे जो भाग है इसमें देखिए उत्तरी अमेरिका का जो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएस है उसका दक्षिणी भाग है, उसके अंदर ये घास मिलती है भूमध्य सागरीय। फिर हम बात करें कि उत्तरी अफ्रीका, फिर हम बात करें जो भारत है, सऊदी अरब है, चीन है, उसमें ये मिलती है, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में मिलती है और दक्षिणी अमेरिका में मिलती है। अब हम इसकी थ्योरी पे चलते हैं वापस। भूमध्य सागरीय वनस्पति, तो भूमध्य सागरीय वनस्पति का जो विस्तार है वो 30 से 40 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के लगभग पश्चिमी भाग में स्थित देशों में पाया जाता है। ये कहाँ पाई जाती है? महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाई जाती है। और भूमध्य सागर के तटवर्ती देश जैसे स्पेन, पुर्तगाल, इटली, इजराइल, टर्की, लीबिया, उत्तरी अमेरिका, ये सारे क्षेत्र किसके अंतर्गत आते हैं? इस जलवायु के अंतर्गत आते हैं। तो उत्तरी अमेरिका का कैलिफोर्निया राज्य, दक्षिण अफ्रीका का प्रायद्वीपीय भाग, दक्षिण अमेरिका में चिली, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिम भाग में स्थित जो समुद्र तटीय जो प्रदेश है इन सब में कौन सी जलवायु पाई जाती है? मेडिटेरियन वेजिटेशन यानी कि भूमध्य सागरीय वनस्पति। ये हमने इस डायग्राम से भी देखा कि उसमें था। अब इसकी बाकी कंडीशंस क्या है कि भूमध्य सागरीय जलवायु में ग्रीष्म काल शुष्क रहता है, यानी कि गर्मी की ऋतु में बारिश नहीं होती है, जबकि जितनी भी बारिश होती है भूमध्य सागर वाले भाग में तो वो शीतकाल में होती है, पछुआ पवनों के प्रभाव से शीतकाल में
वर्षा होती है, ठीक है, पछुआ पवनों के प्रभाव से होती है ये। तो इस क्षेत्र का औसत जो हम तापमान की बात करें, वार्षिक तापमान की, वो तकरीबन 5 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। और वर्षा का जो वार्षिक औसत है वो लगभग होता है वो 40 से 65 सेंटीमीटर, यानी कि वर्षा कम मात्रा में होती है, लेकिन होती है वो शीतकाल में होती है। अब भूमध्य सागरीय जलवायु की खास बात है कि यहाँ पे खट्टे रसीले जो फल है उनकी पैदावार सर्वाधिक होती है, क्योंकि शीतकाल में बारिश होती है और शीतकाल में ही ये सारे पेड़ पनपते हैं, उसी दौरान उनके फल पकते हैं। तो उसमें हम बात करें जैसे कौन कौन से जो पेड़ आते हैं, वो आते हैं जैतून है, अंजीर है, नींबू है, लोकस्ट है। ये ऐसे रसदार फलों की अधिकता इन क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। जबकि इसके अलावा हम बात करें कि उत्तरी अमेरिका का जो कैलिफोर्निया क्षेत्र है उसमें कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, ओक, चेपरेल, मैकवीस एवं बेका झाड़ियां पाई जाती है। तो मैकवीस और बेका तो उसमें झाड़ियां हैं, जबकि ओक और चेपरेल क्या है, वृक्ष है। ये जो कैलिफोर्निया में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद हम अफ्रीका की बात करते हैं। अफ्रीका में एरिका, इरिसिया, लोबिलिया, निफोलिया नामक ये पुष्प यानी कि जिनके फूल आते हैं, ये वो पौधे पाए जाते हैं, ठीक है, इसी क्षेत्र में। फिर हम ऑस्ट्रेलिया में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में यूकेलिप्टस के पौधे अधिक पाए जाते हैं। यूकेलिप्टस हम कह सकते हैं कि जैसे हमारा कमल का फूल होता है उसी तरीके से होता है, तो वो यूकेलिप्टस के पौधे अधिक पाए जाते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में जो अब इनके भी अलग अलग नाम है कि किस नाम से कहाँ पुकारा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया में जो भूमध्य सागरीय वनस्पति को मुल्गा गुल्म कहा जाता है, ठीक है, एवं मेलीगुल्म, मुल्गा गुल्म और मेलीगुल्म कहा जाता है। चिली में इसको मेट्रोरल कहा जाता है, श्रीलंका में इसको पटाना कहा जाता है, दक्षिण अफ्रीका में इसको मछिया कहा जाता है, तथा भूमध्य सागरीय क्षेत्र में गैरी व मैकवीस कहते हैं। ये इनके अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम है। ये नाम आपको इसलिए ध्यान रखने हैं क्योंकि आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उनमें पूछा जाता है कि साहब इस प्रकार की वनस्पति को कौन से क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से नाम पूछे जाते हैं। तो यह आपने इसका डायग्राम भी देखा, उससे आपको समझ में आ गई कि भूमध्य सागरीय वनस्पति यानी कि मेडिटेरियन जो है वेजिटेशन। उसका हम अगली चलते हैं मध्य अक्षांशीय शीतोष्ण कटिबंधीय। अब तक हम जो घूम रहे थे वो हम घूम रहे थे उष्ण कटिबंध के आसपास, यानी कि ट्रॉपिकल रीजन की जो वेजिटेशन थी उसकी बात कर रहे थे हम। ट्रॉपिकल रीजन की वेजिटेशन की बात कर रहे थे, उसमें हमने बारिश की बात की, टेम्परेचर की बात की, कौन सी वनस्पति कहाँ मिलती है, वनस्पति का वेजिटेशन का नाम हमने देखा, और वो कौन कौन सी कंडीशन में मिलती है वो सारी देखी हमने, टेम्परेचर, रेनफॉल वगैरह सारा, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो है मिड लैटिट्यूड वेजिटेशन, यानी कि हम बात करेंगे 30 डिग्री से लेकर और जो 66.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ उसके बीच की बात करेंगे, यानी कि हमारा जो टेम्परेट रीजन है उस क्षेत्र की, कि टेम्परेट रीजन में कौन कौन सी वनस्पति कहाँ कहाँ होती है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर जो मध्य अक्षांशीय शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति यानी कि मिड लैटिट्यूड वेजिटेशन। तो मध्य अक्षांशीय क्षेत्र की जो वनस्पति है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है, 3 भागों में डिवाइड किया गया है। उसमें से हम जो पहली बात करते हैं वो है शीतोष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, यानी कि टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, यानी कि इसकी बात करते हैं। तो पहले हम इसका डायग्राम देखते हैं, मैप देखते हैं। ये आपके शीतोष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो मैंने इंडिकेट किया है कि ये 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री नॉर्थ और इतने ही अक्षांशों साउथ के बीच में, लैटिट्यूड्स के बीच में है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पेंसिल से मार्क किया है कि कौन कौन से क्षेत्रों में ये वेजिटेशन मिलेगी, पतझड़ी वन शीतोष्ण। यूरोप का जो है वो पश्चिमी भाग है, मैं इसको पॉइंट आउट करता हूँ आपको। ये यूरोप का जो पश्चिमी भाग है इसमें फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट में ये वाले जो है वनस्पति वेजिटेशन मिलती है। उसके बाद हम यूएसए की और कनाडा की बात करते हैं। इसका जो पूर्वी भाग है, यूएसए और कनाडा का ये जो पूर्वी भाग है, इस क्षेत्र में ये वेजिटेशन मिलेगी। उसके बाद हम बात करते हैं नीचे जो हम दक्षिण अमेरिका है उसकी बात करते हैं, तो कुछ भाग उसमें ब्राजील का आएगा, फिर नीचे अर्जेंटीना वाला पोर्शन है, उस पोर्शन में ये वेजिटेशन मिलेगी। उसके अलावा हम बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पूर्वी भाग, ठीक है, साउथ ईस्ट वाला जो पार्ट है वो। उसके बाद हम बात करते हैं चाइना, चाइना का जो साउथ ईस्ट वाला पार्ट है उस क्षेत्र में ये वेजिटेशन मिलती है शीतोष्ण कटिबंधीय। क्योंकि इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 23.5 डिग्री के ऊपर जो है टेम्परेट रीजन आ जाता है। तो इस टेम्परेट रीजन में ये वेजिटेशन वहीं मिलेगी
जहाँ के आसपास जो है समुद्र तटीय भाग है। देखिए सबके आसपास समुद्र तट वाले भाग हैं और समुद्र तट वाले भागों पर पछुआ पवनों के प्रभाव से यहाँ बारिश होती है और बारिश होने के फलस्वरूप ये जो वन है ये पतझड़ी रूप में रहते हैं, इनके भी पत्ते एक बार झड़ते हैं, लेकिन ये शीतोष्ण कटिबंध यानी कि टेम्परेट रीजन में रहते हैं। अब इसके हम कंडीशन थ्योरी पढ़ते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन में बात करते हैं तो शीतोष्ण कटिबंधीय पतझड़ वनों का जो विस्तार है वो है उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, चीन के पूर्वी भाग एवं जापान आदि देशों में इनमें पाया जाता है। इन क्षेत्रों में अगर बात करें हम तो ग्रीष्म काल का जो औसत तापमान है वो 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस रहता है। टेम्परेचर की बात करें तो गर्मियों की वो इतना रहता है और शीतकाल में जो तापमान है 12 से 15 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। ये जितने भी रीजन से जो शीतोष्ण कटिबंध टेम्परेट रीजन वाले मैंने बताए हैं, इन क्षेत्रों में आपने ये चीज गौर करना बेटा कि यहाँ पर जो है कि चक्रवात आते हैं। इन सभी क्षेत्रों में डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो टॉर्नेडो जो चक्रवात है वो यूएसए के यहाँ पे आता है, ठीक है, टॉर्नेडो वगैरह। यहाँ पर हम टाइफून की बात करते हैं जो चाइना की तरफ आता है, यहाँ पर बिली बिली जो चक्रवात है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ आता है। तो ये सारे वो चक्रवात के क्षेत्र है जहाँ पर चक्रवात की वजह से ये वनस्पति फलती फूलती है। ये हमने टेम्परेचर की बात की थी कि 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तक जो है ग्रीष्मकालीन तापमान और शीतकाल का जो तापमान है सर्दी का वो है 12 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। जो हम वर्षा के औसत वार्षिक औसत की बात करते हैं तो 70 से 150 सेंटीमीटर रहती है वार्षिक वर्षा का औसत, और वर्षा जो है प्रत्येक महीने में होती है। यहाँ पर चक्रवात बनते हैं, इस वजह से यहाँ पर हर एक महीने में वर्षा होती है। शीतोष्ण पतझड़ वनों की जो पत्तियां हैं वो चौड़ी होती है तथा वृक्ष जो है सघन रूप में पाए जाते हैं ये भी, और वृक्षों की जो ऊंचाई है 20 से 25 मीटर इनकी ऊंचाई होती है, ठीक है। शीतोष्ण पतझड़ क्षेत्र में जो पेड़ कौन कौन से पाए जाते हैं उनकी बात करते हैं। ओक, बीच, एल्म, बासवुड, ट्यूलिप, चेस्टनट, मेपल, ये जो वृक्ष है इन क्षेत्रों में इस प्रदेश में पाए जाते हैं। अब शीतोष्ण जो पतझड़ वन है ये कुछ हमने भी जो रीजन पढ़े उसके अलावा कुछ क्षेत्र ऐसे भी है जो पहाड़ी क्षेत्र है उनमें भी पाए जाते हैं। जैसे हम बात करें मंचूरिया, जो गोबी का जो मरुस्थल है मंचूरिया का कुछ भाग है उसमें भी ये पतझड़ वन पाए जाते हैं। दक्षिणी साइबेरिया वाला जो भाग है रूस के से नीचे आते हैं तो वो वाला भाग, और हिमालय पर्वत का जो मध्यवर्ती भाग है उसमें भी ये वनस्पति जो पाई जाती है शीतोष्ण कटिबंध पतझड़ वन। ये था हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। उसके बाद आगे बात करते हैं हम ये जो हम आगे वाली है जो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अभी हमारे पास टाइम नहीं क्योंकि कुछ ये टॉपिक रह जाएगा। इसमें 3-4 जो है हेडिंग्स जो हमारी बची है जिसकी हम बात करें कि अभी इसमें पर्वतीय वनस्पति आएगी, मरुस्थलीय वनस्पति आएगी, टुंड्रा वनस्पति आएगी और शीतोष्ण कटिबंध के भी 2-3 पार्ट आएंगे। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की हम क्लास जो है हम यहीं पे ओवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सर।